आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। तीसरी तिमाही में 3% घटी देश की जीडीपी ग्रोथ, एनएसओ की ओर से जारी किया गया आंकड़ा। सुपर टेक ट्विन टावर केस 22 मई तक गिरा दिए जाएंगे टावर, नोएडा अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया। आईआईटी के वैज्ञानिकों का दावा, 22 जून से शुरू होगी कोरोना की चौथी लहर। पीएम मोदी की मां के वजन के बराबर सोने से चमका काशी विश्वनाथ मंदिर का गर्भ। पीएम मोदी की मां के वजन के बराबर सोने से चमका काशी विश्वनाथ मंदिर का गर्भगृह, दक्षिण भारत के भक्त ने किया दान। महाराजगंज में बोले पीएम मोदी, दुनिया चुनौतियों से गुजर रही, भारत का ताकतवर होना इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत। बंगाल में बंद के दौरान छिटपुट घटनाएं, भाजपा समर्थकों ने कई जगहों पर रोकी ट्रेनें, निकाला जुलूस, पुलिस से हाथापाई। भारत के रुख से खफा है यूक्रेन, जंग में फंसे भारतीय छात्रों पर गुस्सा निकाल रहे यूक्रेनी सैनिक और नागरिक। मणिकर्णिका और गंगूबाई की तुलना पर भड़की कंगना, बोली 160 करोड़ में बनी इसकी फिल्म ने 3 दिन में 35 करोड़ ही कमाए हैं। पंजाब किंग्स ने की अपने नए कप्तान की घोषणा, मयंक अग्रवाल को मिली जिम्मेदारी। अक्टूबर-दिसंबर 2021 में जीडीपी ग्रोथ 5.4% रही, जो पिछले क्वार्टर के मुकाबले 3% कम है। इससे पहले जुलाई-सितंबर 2021 में इकोनॉमी 8.4% की रफ्तार से बढ़ी थी। एनएसओ की ओर से जीडीपी ग्रोथ का ताजा आंकड़ा जारी किया गया है। अब चौथी तिमाही में भी इकोनॉमी पर कच्चे तेल की कीमतों में बढ़त और यूक्रेन रूस के टकराव का असर दिख सकता है। इसके चलते अनुमान लगाया जा रहा है कि जनवरी-मार्च के बीच भी इकोनॉमी की रफ्तार धीमी ही रहेगी। दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था में सुधार का सबसे बड़ा कारण लो बेस था। हालांकि खपत और निवेश में भी सुधार आया था। वैक्सीनेशन, कम ब्याज दरों की वजह से सेंटीमेंट में सुधार दिखा था। FY22 में कुल 8.9% की ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है। अक्टूबर से दिसंबर 2020 के दौरान कोरोना महामारी के असर के कारण जीडीपी की ग्रोथ रेट महज 0.4% रही थी। उधर अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 के 9 महीने में सरकार को टैक्स से 15.47 लाख करोड़ मिले हैं, जबकि 28.9 लाख करोड़ रुपए इसी दौरान खर्च हुए। साध्वी से दुष्कर्म के मामले में सुनारिया जेल में सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम की 21 दिन की फरलो आज यानी 28 फरवरी को पूरी हो गई। इसके साथ ही उसे आज सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच गुरुग्राम डेरे से सुनारिया जेल पहुंचा दिया गया। राम रहीम सुबह करीब 10:15 पर कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस के रास्ते रोहतक के लिए रवाना हुआ। लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा की यात्रा कर राम रहीम का काफिला सुबह 11:52 पर सुनारिया जेल पहुंचा। जब राम रहीम गुरुग्राम डेरे से निकल रहा था तो उस वक्त संयुक्त पुलिस आयुक्त और डीसीपी मौके पर मौजूद थे। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सुपर टेक के एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट में 40 मंजिला ट्विन टावरों को गिराने का काम शुरू हो गया है और 22 मई तक तोड़फोड़ का काम पूरा कर लिया जाएगा। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच को यह भी सूचित किया गया है कि मेसर्स एडिफिस द्वारा 22 अगस्त तक पूरे मलबे को साइट से हटा दिया जाएगा। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों का दावा है कि कोरोना की चौथी लहर की दस्तक 22 जून से हो सकती है। 23 अगस्त के करीब चौथी लहर का पिक होगा और 22 अक्टूबर तक इसका प्रभाव पूरी तरह धीमा पड़ जाएगा। वैज्ञानिकों का यह शोध मैड-आर की वेबसाइट पर प्रकाशित भी हुआ है। हालांकि इस दावे पर सूत्र मॉडल से कोरोना की स्थिति बताने वाले आईआईटी कानपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक ने अपनी मुहर नहीं लगाई है। उनका कहना है कि यह रिपोर्ट उनकी नहीं है, इस पर टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। वाराणसी में प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ धाम की आभा और बढ़ गई है। विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह की सभी दीवारों में भी सोना लगा दिया गया है। गर्भगृह की दीवारों में जड़ित सोना दक्षिण भारत के एक श्रद्धालुओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर उनकी मां हीराबेन के तोल के बराबर दान किया था। यह संयोग ही है कि सोना मरने के बाद सबसे पहले पीएम मोदी को भी यहां आकर बाबा विश्वनाथ का अभिषेक करने का मौका मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिन जिलों के घोर परिवारवादियों ने जितना पीछे धकेला, उनके विकास के लिए हम उतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए था।
वह भी हम कर रहे हैं। महाराजगंज इसका उदाहरण है। नेपाल सीमा पर सड़कों का जाल बिछ रहा है। महाराजगंज में सड़कें भी बन रही हैं। कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ पूरी दुनिया से श्रद्धालु आएंगे तो सभी को इसका लाभ मिलेगा। इस बजट में इस जिले में सीमा से सटे हुए आखिरी गांव के विकास के लिए विशेष योजना बनाई गई है। नगर पालिकाओं के चुनाव में हुई हिंसा के विरोध में भाजपा की ओर से आज बुलाए गए 12 घंटे के बंगाल बंद के दौरान छिटपुट घटनाएं देखी जा रही है। मतदान के दौरान राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से जमकर हिंसा की खबरें आई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा ने निकाय चुनाव में कथित धांधली और हिंसा के खिलाफ राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है। कई जगहों पर भाजपा व तृणमूल कांग्रेस समर्थक आपस में भिड़ गए। कुछ जगह पर ट्रेनें रोकी गई। बंद के समर्थन में भाजपा की तरफ से जुलूस निकाला जा रहा है। कुछ जगहों पर जबरन दुकान बाजार बंद कराने की कोशिश की गई। पुलिस ने इन मामलों में कई भाजपा समर्थकों को हिरासत में ले लिया है। हुगली में भाजपा समर्थकों ने ट्रेनें रोकी। यूक्रेन युद्ध में कई भारतीय छात्र फंसे हैं, जिनकी निकासी के लिए भारत सरकार लगातार अभियान चला रही है। ये छात्र पोलैंड और रोमानिया के रास्ते अपने घर लौट रहे हैं। भारत सरकार यूक्रेन के राजदूत और अधिकारियों से लगातार संपर्क में है, लेकिन इसके बावजूद लोगों को वापस लौटने में कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ मेडिकल छात्रों ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर के चेक पॉइंट्स पर उन्हें प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। छात्रों ने कहा कि उन्हें कड़ाके की सर्दी में किसी कैदी की तरह रखा गया और खाना, पानी और शेल्टर के लिए मना कर दिया गया। उन्होंने दावा किया कि बॉर्डर गार्ड्स उन्हें गालियां दे रहे थे क्योंकि भारत ने यूएनएससी में यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पर वोटिंग में शामिल होने से इनकार कर दिया था। छात्रों ने कुछ वीडियो शेयर किए जिसमें यूक्रेनी सैनिक खौफ पैदा करने के लिए हवा में गोलियां चलाते और छात्रों को धक्का देते हुए नजर आ रहे हैं। आलिया भट्ट स्टारर गंगूबाई काठियावाड़ी शुक्रवार को सिनेमा घरों में रिलीज हुई और इसे दर्शकों और आलोचकों से शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है। इस बीच कंगना रनौत लगातार फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को लेकर आलिया भट्ट पर निशाना साध रही है। कंगना सोशल मीडिया पर गंगूबाई और मणिकर्णिका के बीच तुलना करने वालों को भी कंगना ने करारा जवाब दिया है। आलिया भट्ट पर निशाना साधते हुए कंगना लिखती है, मूवी माफिया का मैथमेटिक्स। 75 करोड़ की फिल्म ने 3 दिन में 43 करोड़ का कलेक्शन किया तो मूवी माफिया ने इसे डिजास्टर कहा, और 160 करोड़ की फिल्म जिसने 3 दिन में 35 करोड़ ही कमाए उसे सुपरहिट कह रहे हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 को लेकर पंजाब किंग्स ने अपने नए कप्तान की घोषणा कर दी है। पंजाब किंग्स की तरफ से जानकारी देते हुए कहा गया कि मयंक अग्रवाल उनकी टीम के नए कप्तान होंगे। आपको बता दें कि मयंक अग्रवाल 2018 से लगातार पंजाब टीम से जुड़े हुए हैं और उप कप्तान की भी भूमिका निभा चुके हैं। पंजाब किंग्स के कप्तान मयंक अग्रवाल ने कहा, मैं 2018 से पंजाब किंग्स में हूं और मुझे इस शानदार टीम का प्रतिनिधित्व करने में बहुत गर्व है। मुझे टीम का नेतृत्व करने का मौका मिलने पर खुशी हो रही है। मैं इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से स्वीकार करता हूं। साथ ही मेरा मानना है कि इस सीजन में पंजाब किंग्स की जो टीमें हमारे साथ मौजूद हैं उसकी प्रतिभा से मेरा काम आसान हो जाएगा।